जोहार। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार आप सभी को अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति का पार्ट 1 भाग मैंने पढ़ लिया था। इसमें हमने पढ़े थे कि इसका कितने अध्याय हैं, जो कि 9 अध्याय में है। इसका नीति का जो प्रकाशित हुआ वो कब हुआ था? 25 जुलाई को। इसके पश्चात हमने जो अध्याय 1 में है प्रस्तावना, उसके बारे में पढ़ा था। पुनः अध्याय 2 में हमने उसके उद्देश्य को पढ़ा था। अध्याय 3 में परिभाषाओं को जान लिया था और जो भी परिभाषाएं एक्स्ट्रा थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने SIA यानी कि सामाजिक प्रभाव के बारे में भी उस वीडियो में पढ़ा था। इसके पश्चात हमने जो आपके पद और जो आयुक्त होंगे उनके पद के बारे में चर्चा की थी, और आप जिस पद पर बहाली होंगे के जाएंगे अंचलाधिकारी, उसके पद पर भी हमने चर्चा की थी। अब मैं आपको यहाँ से अध्याय 6 पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना से संबंधित बातों पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, यह योजना क्या थी और किस प्रकार से होती है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे और इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या है पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना में नियम और क्या होना चाहिए? तो इस नीति के अंतर्गत जो भी घोषणा होगी उसे कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्रों में मुख्य रूप से जो स्थानीय वहाँ के समाचार पत्र है उसमें आपको छपाई करवानी होगी, यानी कि प्रकाशित करना आवश्यक है। उसमें भी एक शर्त है कि कम से कम 2 जो है वो हिंदी भाषी होना चाहिए, यानी कि 2 अखबार जो होंगे उसमें से उसे हिंदी भाषा का अखबार होना चाहिए ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ सके। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास से प्रभावित परिवारों की आधारमूलक सर्वेक्षण और गणना की जानी चाहिए। आधारमूलक सर्वेक्षण और गणना का क्या मतलब हुआ? आधारमूलक सर्वेक्षण का मतलब हुआ कि उस स्थिति को जान के जहां पर ये चीज होना है वहां के लोगों को जमीनी स्तर पर जाना है और वहां जाके सर्वेक्षण करना है। उसके पश्चात है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के सर्वेक्षण के सिफारिश के जो सर्वेक्षण करेंगे, जो प्रशासक सर्वेक्षण करेंगे उनके सिफारिश का 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सर्वेक्षण का अंतिम ब्यौरा जो है वो प्रकाशित करना होगा। सर्वेक्षण जो किया गया आयुक्त द्वारा या अंचलाधिकारी द्वारा या जो उसके कर्मचारी हैं उसके द्वारा जो सर्वेक्षण किया जाएगा, उस सर्वेक्षण को 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार का जो आपका शासकीय राजपत्र होगा, जो पेपर में आप लोग देखते होंगे शासकीय राजपत्र नाम से अक्सर निकलता है, उसमें आपको प्रकाशित करना होगा। इसमें भी सर्वेक्षण का ब्यूरो का राजपत्र के प्रकाशन में 15 दिनों के अंदर आपको आदेश जो है किसी क्षेत्र को पुनर्स्थापन के रूप में घोषित करेगा, यह आदेश भी जारी करना होगा। ग्राम सभा से परामर्श करना होगा। उसके बाद पुनर्स्थापन प्रशासक उस भूमि पर सूची तैयार करेंगे जो प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए उपलब्ध किए गए हैं, यानी कि प्रभावित परिवार कहाँ रहेंगे इस बारे में जो स्थिति है और किस जगह में उन्हें पुनर्वास किया जाएगा उसका भी सर्वेक्षण करेंगे। परियोजना के लिए उपलब्ध अथवा अर्जित जो भी भूमि हो, इस परियोजना के लिए निर्धारित भूमि होना चाहिए। सरकारी बंजर भूमि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो सरकार विहित प्रभावित परिवारों के आवंटन हेतु उपलब्ध हो वो बंजर भूमि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंजर भूमि होगी तो फिर कृषि कार्य नहीं होगा। स्कीम अथवा योजना के प्रयोजनार्थ, योजना के लिए खरीद अथवा अर्जन के लिए उपलब्ध भूमि होनी चाहिए। पुनर्स्थापन प्रशासक राज्य सरकार और पुनर्स्थापन स्कीम के प्रयोजनों के लिए सहमति निर्णय जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से करेगी। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के सर्वेक्षण के आधार पर जो योजना होगा उसका विवरण इस प्रकार से देना होगा। अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल क्या है और उसमें गांवों का
कौन कौन से गांव शामिल है। ग्रामवार परिवारवार सूची उम्र सहित देनी होगी। भूमि तथा अचल संपत्ति की मात्रा कितनी थी और उसका स्वरूप क्या था, इसकी घोषणा करनी होगी। कृषि श्रमिकों की सूची, जो व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न थे उनकी सूची आपको उपलब्ध करानी होगी। अध्याय 6 कुल मिला के आप अगर बोलेंगे तो अध्याय 6 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इसमें बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें विस्थापन के सभी नियमों को दिया गया है। यहाँ पर जो प्रथा चलती है उसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ जैसे प्रथा चलता है पहनई प्रथा, महतो प्रथा, मुंडारी प्रथा, प्रधानी अथवा छोटानागपुर CNT जो है, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना अधिनियम जो है उसके अंतर्गत जो सेवा भूमि है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। परिभावित परिवारों के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता को भी आपको ध्यान में रखना है। परियोजना में उपलब्ध रोजगार के अवसर और उसकी पात्रता को भी आपको देना होगा। इसमें सब सारी चीजों को अनुसूचित क्षेत्रों में, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें ग्राम सभा अथवा पंचायतों के साथ समुचित परामर्श कर पंचायत जो क्षेत्र अधिनियम है 1996 के उपबंधों के अनुसार आपको सारा चीज करना होगा। 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की अनैच्छिक विस्थापन अगर होती है तो इस मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाना आवश्यक है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर होने वाला अन्य व्यय सार्वजनिक या अर्जनकारी निकाय के द्वारा ही दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से यह जो अध्याय है अध्याय 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जितने भी पॉइंट हैं आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी में सारे चीज का डिटेल दिया गया है कि इसमें योजना में होना क्या है और होता क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। अध्याय 7 में प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभ। प्रभावित परिवारों को क्या मिलेगा और किस प्रकार से लाभ मिलेगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ, इसमें जो है आपका 3-4 सूचीबद्ध किया गया है। उसमें पहले तो साधारण लोगों को क्या दिया जाएगा लाभ, उसके बाद अनुसूचित जातियों के लिए क्या दिया जाएगा लाभ। पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लाभ से सभी प्रभावित परिवारों के बीच वितरित किया जाएगा। जिसकी जैसी पुनर्वास में या जो आपका गया है जमीन पुनर्स्थापन के लिए, उसमें आपको वितरित करना होगा उसी अनुसार। प्रत्येक का जो 10-10 डिसमिल ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी का जमीन गया हो तो उसको 5 डिसमिल शहरी क्षेत्र में आवास के लिए देना होगा, वो भी बिना लागत का आवंटित करना होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे शर्तें इसमें दिए गए हैं जिसे आपको जानना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। इस परियोजना में या इस नीति के अंतर्गत वैसे प्रभावित परिवार जिनके भूमि अधिग्रहण किया गया हो, जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया हो, अर्जनकारी निकाय एकल परिवार के कम से कम एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति को अनिवार्य रूप से परिवार में रोजगार देना होगा। यानी कि अगर वो अर्हता प्राप्त है तो उसको अनिवार्य रूप से आपको देना होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित परियोजना में जो है 100 या इससे अधिक अनुसूचित जातियों के परिवारों का अनैच्छिक अगर विस्थापन होता है तो यह जैसे हमने कहा था पहले ही जनजातीय सलाहकार परिषद से आपको परामर्श लेना होगा। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का भी वैकल्पिक जो रोजगार के साधन है उसकी भी व्यवस्था करनी होगी, ईंधन की व्यवस्था करनी होगी, चारा की व्यवस्था करनी होगी। गैर इमारती लकड़ी जैसे वनोत्पाद पर अगर वे निर्भर थे तो उन सभी को इस कार्यक्रम में शामिल करना होगा। प्रभावित परिवारों की जो भू अर्जन किए जाने हैं उनके लिए जो राशि होगा कम से कम 1/3 प्रारंभ के प्रथम किस्त में ही देना होगा। 1/3 राशि जो होगा वो परियोजना प्रारंभ होने से पहले ही किस्त में देना होगा, क्योंकि तब न वो पुनः अपना घर को निर्माण कर सकेंगे। प्रभावित अनुसूचित जनजातीय परिवार जहां तक संभव हो उसे पुनः अनुसूचित क्षेत्र में ही बसाने का कोशिश किया जाना चाहिए। पुनर्वास अनुदान का लाभों को सूचीबद्ध करना होगा। इसके लिए आपको परियोजना के आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य करना होगा, सुविधा को मुहैया कराना होगा ताकि वे लोग आराम से जीवन यापन को पुनः व्यवस्थित कर सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अध्याय 7
में भी आपको पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति में जो वहाँ के विस्थापित लोग होंगे उनके बारे में ध्यान दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 में आपका शिकायत और निवारण तंत्र है। इसमें कहा क्या गया है कि परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति का गठन होना चाहिए। इसमें क्या होगा, पुनर्वास और पुनर्वास समिति का गठन में क्या होगा, इसमें प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं की प्रतिनिधि होगी। प्रमुख बैंक जो वहाँ का लोकल बैंक होगा, जो राज्य स्तरीय बैंक हो या सेंट्रल स्तरीय बैंक होगा, उसका एक प्रतिनिधि को वहाँ पर रहना आवश्यक है। प्रभावित क्षेत्र में शामिल जो क्षेत्र के सांसद होंगे उनको और विधानसभा के सदस्य को भी इसमें शामिल किया जाना है। परियोजना में भूमि अर्जन का अधिकारी को भी शामिल करना होगा। इस समिति में यानी कि परियोजना स्तर पर जो पुनर्वास समिति होगा, इन सभी का होना अत्यंत आवश्यक है। निर्जन का एक प्रतिनिधि भी होगा, अर्जनकारी निकाय का एक प्रतिनिधि को भी रहना चाहिए। न्यायाधिकरण के अंतर्गत क्या होता है, इस नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के लिए सबको तो सब संतुष्ट नहीं होंगे, किसी का शिकायत होगा, तो उन शिकायतों का समयबद्ध निपटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय, एक स्तरीय नहीं, त्रिस्तरीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति करनी होगी। न्यायाधिकरण को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक अथवा पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के निर्णय के विरुद्ध अगर पुनर्स्थापन और पुनर्वास से संबंधित शिकायत मिलती है तो उस पर विचार करना होगा और उससे निपटने का कोशिश करना होगा। जिला स्तर पर भी एक पुनर्वास एवं पुनर्वास समिति का गठन करना होगा। प्रत्येक जिले में राज्य सरकार परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास समितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर जिले में प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन और पुनर्वास के कार्य की प्रगति की समीक्षा करनी होगी और उपायुक्त की अध्यक्षता में पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति का गठन होगा। इस प्रकार से जो भी शिकायत होंगे उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये हमारे अध्याय 8 में कहा गया है। अध्याय 8 के बाद आपको एक चीज और इसमें जानना जरूरी है कि अर्जनकारी निकाय द्वारा जो अर्जित भूमि होगा वह या कुछ भी संपत्ति होगी, अन्य संपत्ति जिसको कहते हैं, या भूमि या अन्य संपत्ति। अन्य संपत्ति में आपका सारे चीजें आ जाते हैं, मकान, घर, किसी का व्यवसाय हो, कोई मुर्गी पालन करता हो, कोई बकरी पालन करता हो, या जो भी है अन्य व्यवसाय को प्रतिकर राशि के रूप में देना होगा। और अगर इसमें विवाद होता है तो इसका समाधान भू अर्जन अधिनियम 1894 के आधार पर या संघ अथवा राज्य सरकार के द्वारा लागू अधिनियम जिसके अंतर भू अर्जन किया गया हो, उससे ये सारे न्यायाधिकरण उसी आधार पर कार्य करेंगे। इसके पश्चात आखिरी पॉइंट है चैप्टर 9 का, निगरानी की व्यवस्था। निगरानी की व्यवस्था में भी वही है, पहले तो राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद का गठन करना होगा। राज्य स्तरीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन परिषद में कौन होंगे? राज्य स्तरीय, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आता है और हमने भी टेस्ट में पिछला बार इससे क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि राज्य स्तर पर जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता जिसकी होती है वो मुख्यमंत्री की होती है। पुनर्वास और पुनर्वास समिति के क्रियान्वयन एवं संबंधित परामर्श, समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य मुख्यमंत्री करता है। परिषद से संबंधित विभाग के मंत्री राज्य के मुख्य सचिव जो होंगे तत्कालीन, उस समय जो मुख्य सचिव रहेंगे वे, या उसके बाद जो मुख्य सचिव आएंगे वे, संबंधित विभाग के सचिव और राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ सदस्य होंगे उनको इसमें रखा जाएगा। किसमें? राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद में। अनुश्रवण समिति क्या होता है? राज्य स्तरीय, देखिए इसमें जो होता है अनुश्रवण समिति, उन सभी मामलों के लिए यह नीति लागू होती है जो संबंधित पुनर्स्थापन और पुनर्वास स्कीमों योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होती है। ये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य करती है। उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के लिए, कोई भी मामला अगर आता है तो उसका त्वरित निष्पादन हेतु परियोजना से संबंधित पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक या अधियाची के प्रतिनिधि के राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के अस्थायी रूप से आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए
अस्थायी रूप से राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को ही किया जाएगा। और एक बात आपको बता दें नोट करने वाली, जो कि पिछले झारखंड के परीक्षा में पूछा गया था, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद की वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए? तो आपको उसका उत्तर 2 बार देनी है। वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी कि 6 महीना में 1 बार हो, 4 महीना में 1 बार हो, लेकिन वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। सूचना का आदान प्रदान, इसका क्या मतलब है? सूचना तंत्र कैसा होना चाहिए? विस्थापन, पुनर्स्थापन या पुनर्वास के संबंधित सभी सूचना प्रभावित व्यक्तियों के नाम तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज को ब्यौरों को आपका अखबारों में, इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं को इससे अवगत कराना होगा। आप सभी ने आज एक ऐसी नीति को पढ़ा जो आपके जीवन में, अगर आप इस पद पर काबिज होते हैं तो आपके जीवन में कभी न कभी इस जो विषय से संबंधित बातें आपके जीवन में आएंगी। और आशा करता हूं कि आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया होगा। एंजॉय कर लिए हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें टेस्ट होगा, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति से संबंधित, जो हमारे व्हाट्सएप लिंक में आपको मिलेंगे। और आप सभी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने क्लास को और अपने तैयारी को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। आप सभी से मैं वादा करता हूं कि आप सभी को किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन एज सुन एज कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियोज में आपको मैं पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति से संबंधित प्रश्न दूंगा, जिसे आप कोशिश करें बनाने का, क्योंकि वो आपका बहुत काम आएगा और आपको बनाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।